नमस्कार साथियों, इस पीवाईक्यू की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम यूपी पीसीएस के हमने 2023 का प्री का पेपर लगा लिया है और 2022 के भी प्री का पेपर, उसके सारे जीएस के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। हम एमपी पीसीएस के प्री का क्वेश्चन लगा चुके हैं 22 का, हम उत्तराखंड के पीसीएस का क्वेश्चन लगा चुके हैं। यानी हम बहुत सारी वैरायटी वाले क्वेश्चन इस सीरीज में कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर यह भी सिखाऊंगा कि कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपको अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए और जो सबके लिए बम्पर होते हैं या फिर मतलब बाउंसर होते हैं सबके लिए, और ऐसे क्वेश्चन जिसमें लॉजिक अप्लाई हो रहा होगा। मैं सब चीज़ यहाँ पर बताऊंगा, विस्तृत रूप से एनालिसिस करने की मैं कोशिश करता हूँ। यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा। इस सीरीज को करने के बाद आपको कभी भी पीवाईक्यू के लिए फेयर नहीं बचेगा। मतलब जो हम पीवाईक्यू रिसर्च की बात करते हैं ना, वो सब चीज़ मैं यहाँ पर आपको सिखाऊंगा। आपका बस एक ही कर्तव्य है, इस वीडियो को अंत तक देखें और जरूर से अपने हाथ में पेन पेपर कुछ ना कुछ लेकर बैठें। केवल अभी तो सुनेंगे, याद अभी हो भी जाएगा, बट जब तक रिवीजन नहीं होगा तब तक कोई काम नहीं बनेगा। ठीक है, इसलिए ये जरूरी इन्फॉर्मेशन है। कुछ हाथ में पेन पेपर लीजिए, जो भी एक्स्ट्रा जानकारी आपके नोट्स में नहीं है, आपको लगता है कि कुछ वैल्यू एडिशन है, ये लिखने की कोशिश कीजिए। ये एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी आपको इनडायरेक्टली कोई भी सवाल सॉल्व करने। मेरी आवाज़ भी अगर आपको ध्यान में रह जाए ना, अगर आप लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, तो ऐसा होता है जो आप पढ़ाता है, आपको जो भी कुछ सिखाता है, उसकी आवाज़ अगर आपको एग्जाम में रिकॉल होने लग जाए तो फिर वही बात, उसका सब चीज़ आपको याद आ ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए यही है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे भी मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि मेरा एक ही मोटिवेशन है, आप इसे शेयर भी कीजिएगा, अन्य साथियों को जोड़ेंगे तो मैं भी प्रोत्साहित होऊंगा। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न पढ़ते हैं हम। ये कह रहा है, एक स्टेटमेंट दिया गया, कथन दिया गया है और कहा गया है कि ये किसने कहा है। क्या आप मुझे एक भी ऐसा स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ चुके हैं। अब मुझे आप बताइए, ऐसे स्टेटमेंट हम कितने याद कर सकते हैं? बताइए, ऐसे स्टेटमेंट्स की कोई लिमिट है? नहीं है भाई। किसी ने संविधान की पुस्तक खोली, जो भी डिबेट वाली पुस्तक, उसमें से कोई स्टेटमेंट उठा के डाल दिया। ये मतलब ये करने योग्य सवाल है ही नहीं, ये कोई नहीं कर सकता इस सवाल को। हो सकता है किसी ने पढ़ के क्या हो, बट मैं कह रहा हूँ अगर ये स्टेटमेंट देखने के बाद अगर स्टेटमेंट याद करने लग जाए तो वो बड़ी बेवकूफ़ी है भाई। ये किसी को नहीं आता ये क्वेश्चन, बस ये एक सबके लिए आता है, इसमें कोई लॉजिक भी अप्लाई नहीं होगा भाई। पटेल साहब भी थे वहाँ और नेहरू साहब भी थे। अगर इन दोनों को मैं हटा भी दूँ, हाँ मैंने, क्योंकि ये नाम ज़्यादा नहीं सुने, मैं 50-50 करूँगा तो इनमें से करूँगा, क्योंकि मैंने ये नाम उम्मन ज़्यादा सुने हैं। मैं सोचूंगा कि इन्होंने ही कहा होगा, बट ये क्वेश्चन तैयार नहीं किया जा सकता। बार बार कह रहा हूँ, ये केवल मत करिए इसे तैयार, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसका आंसर ये है, फिर भी इसे तैयार मत करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्टेट के क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, हम केवल जीएस के प्रश्न यहाँ पर लगाएंगे। आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, ये कह रहा है कि इसमें उत्तर प्रदेश में क्या क्या था, ये कुछ याद नहीं करना। आपको ये याद रखना है कि जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम है वो किसके द्वारा चलाया गया है? नीति आयोग के द्वारा। बस मुझे अभी इसकी एग्जैक्ट सन याद नहीं आ रहा कि कब ये प्रारंभ हुआ था। आप एक काम और भी करिएगा कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम नीति आयोग ने चलाया है, ये कब से शुरू हुआ वो आप मुझे याद करके मतलब कमेंट में लिखना और अपने नोट्स में भी उसे ऐड करना। अच्छा प्रश्न बनेगा, क्योंकि योजनाओं से, कार्यक्रमों से बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं और नीति आयोग तो एक सरकार का थिंक टैंक है ही, तो इससे प्रश्न बनने की संभावना हमेशा रहेगी ही। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो भी हम जीएस के प्रश्न हैं उनकी बात करते हैं। अब ये देखिए कितना अच्छा प्रश्न है ये। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये कह रहा है कि जो गंगा नदी बेसिन है ना, उसका हिस्सा कौन नहीं है बल। यानी जो गंगा नदी है, यानी कौन गंगा नदी की सहायक नदी है, ये कहना चाहता है। अब देखिए, मैंने पुनपुन सुनी है, गंगा की सहायक नदी नहीं। और आंसर क्या होना चाहिए, ये पहले आंसर बताइए मुझे। जोंक मैंने आपको कहाँ पढ़ा है? जोंक मैंने बहुत बार पढ़ा है, जोंक बहुत बार पीवाईक्यू में भी आ चुका है 2-3 बार, तो आप गलत नहीं करें। जोंक है किसकी सहायक नदी है? महानदी की। मैंने क्या करा है, सियोनाथ, ये मैं आपको सारी महानदी की रिवाइज करा देता हूँ एक बार अच्छे से। आपने अगर नहीं किया है तो यहीं पर महानदी का डायग्राम बनाइए। ये है छत्तीसगढ़ का रीजन, यहाँ पे है सिहावा पर्वत, लिख लीजिए। मैं लिख नहीं पाऊंगा यहाँ पर क्योंकि सिहावा पर्वत लिखिए यहाँ पर। यहाँ से महानदी निकलती है छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा में एंटर की और बे ऑफ बंगाल में चली गई। अब इसकी सहायक नदियाँ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से है सियोनाथ, लिखना सियोनाथ, हस्तो, सियोनाथ, हस्तो, मांद और ईप। ये तो ऊपर की हैं, यानी ये कौन सी से हुई? ये हुई हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब राइट बैंक क्या है? फिर है तेल, ओंग और जोंक। तो मैंने कितनी सहायक नदियाँ याद करा दी आपको महानदी की? 7 सहायक नदियाँ याद करा दी। ऐसे ही याद करिए, ऐसे डायग्राम में बनाइए, ऐसे कभी नहीं भूलेंगे। तो क्या, सियोनाथ, हस्तो, मांद, ईब, तेल, ओंग, जोंक। अब तो जोंक तो यहाँ आ गई भाई, ये तो महानदी की सहायक नदी है। यानी ये कह रहा है कि कौन? गंगा नदी की नहीं है, तो जोंक किसकी है? महानदी की है। ठीक, आंसर तो ये हो गया। अब देखिए, अब ये तीनों किसकी हैं? गंगा की हैं। पर लेकिन कभी अजय नाम और जलांगी नाम मैंने कभी नहीं सुना था कि ये गंगा नदी की सहायक नदी। बट अब मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो पुनपुन तो हम सुनते ही हैं, बिहार में के पटना में मिलती है गंगा नदी से। तो अजय नदी और जलांगी नदी ये भी गंगा नदी बेसिन का ही हिस्सा है। ये हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे से ली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा प्रश्न था ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बार बार बनता भी। भारत का जो
व्यापार शेष है ना, वो आधिक्य किसके साथ सबसे ज़्यादा है, यानी कि कोई एक देश है, ये भारत है, हाँ, ये इंडिया है, ये कोई अन्य देश है। भारत यहाँ सामान भेजता होगा, कुछ एक्सपोर्ट करता होगा यानी निर्यात करता होगा, और कुछ यहाँ से मंगाता भी होगा। मान लिया जाए भारत ने 100 का इसे निर्यात किया और 50 का आयात किया, तो भारत को 50 रुपये का फायदा हुआ ना। हमें 100 रुपये कमाए, हमने 50 बेचे, यानी 50। इसे ही कहते हैं व्यापार आधिक्य। जब हम किसी देश से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं तो उसका जो बैलेंस बचता है, मान लिया जाए मैं अमेरिका से 100 रुपये का तो सामान वहाँ बेच रहा हूँ, तो मुझे 100 रुपये कमा रहा हूँ, लेकिन 200 रुपये का खरीद ले रहा हूँ, तो ये तो हमें -100 में पहुँच गया ना, ये व्यापार घाटा है। बट अगर मैं अमेरिका को 200 रुपये का सामान बेच रहा हूँ और 100 का ही खरीद रहा हूँ, तो मुझे 100 का लाभ है, ये लाभ है। इसे व्यापार आधिक्य कहते हैं। तो हमारा सबसे ज़्यादा व्यापार आधिक्य है यूएसए के साथ। ये बार बार क्वेश्चन बनता है। 19-20 कभी भी, अभी भी उसी के साथ है, अभी भी अमेरिका के साथ ही हमारा व्यापार आधिक्य है, ठीक है, यूएसए के साथ ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इको मार्क। अब देखिए इको मार्क, ऐसे क्वेश्चंस को आप वर्ड जो ब्रेक करने की कोशिश कीजिएगा, इनसे आंसर निकल जाए। इको मार्क यानी इको फ्रेंडली हम किसे कहते हैं, जो पर्यावरण के साथ क्या हो, हितैषी हो, पर्यावरण के हित में जो चीज़ें होती हैं, वो इको मार्क, शब्द उन्हीं के सेंस में आता है, ठीक है। जैसे हम इको सेंसिटिव जोन कहते हैं, यानी पर्यावरण के संवेदनशील जोन कहते हैं ना। इको का मतलब पर्यावरण से जुड़ी चीज़ है। तो पर्यावरण के लिए जो सुरक्षित सामग्रियां हैं, उनके लिए इको मार्क जारी किया जाता है। और हमने पीवाईक्यू में एग मार्क तो पढ़ ही लिया है, एग मार्क पढ़ा है हमने। कृषि उत्पादों के लिए हमने हॉलमार्क पढ़ चुके हैं। देखिए पीवाईक्यू से ही आपका पूरा टॉपिक तैयार हो गया। हॉलमार्क मैंने बताया था गोल्ड पर। आईएसआई मार्क पढ़ चुके हैं हम, जो औद्योगिक उत्पादन होते हैं, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट होते हैं, उन पर आईएसआई मार्क। और कुछ और पढ़ा था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। मतलब सारी चीज़ें तैयार होते जाएंगी आपके यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न है, जो अंतर्राज्यीय परिषद बनी है वो किस समिति की सिफारिश पर नियुक्त हुई है। अब कितना अच्छा प्रश्न है। पहली बात, जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो लिख लीजिए। अंतर्राज्यीय परिषद, इसका आर्टिकल है आर्टिकल 263। आर्टिकल 263। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, पीएम। अगर अंतर्राज्यीय परिषद गठित होती है तो उसके अध्यक्ष होते हैं पीएम। इसका गठन पहली बार हुआ था 1990 में, वीपी सिंह की सरकार के दौरान। 1990 में इसका गठन हुआ था वीपी सिंह की सरकार के दौरान। कौन, वीपी सिंह उस दौरान पीएम थे, प्रधानमंत्री थे। और इस समिति का गठन हुआ सरकारिया आयोग की सिफारिश पर, जो 1983 में बनी थी। क्या क्या सीखा हमने, अंतर्राज्यीय परिषद, आर्टिकल 263, अध्यक्ष कौन, पीएम। कब गठन हुआ, 1990 में। किसकी सिफारिश पर, सरकारी आयोग की सिफारिश पर। और उस दौरान कौन सी सरकार थी, वीपी सिंह की सरकार थी। लिखा है अलग पेज में, बहुत ज़्यादा जानकारी है, ये लिखते रहेगा। पूरा अंतर्राज्यीय परिषद का टॉपिक तैयार हो गया आपका यहाँ पर, जो भी बन सकता था उससे, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं, कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए 4 जलप्रपात दी हैं और उनकी नदियां दी हैं। तो देखिए हुंडरू जलप्रपात सबको पता है, सुवर्ण रेखा नदी पर है, झारखंड में। हुंडरू जलप्रपात सुवर्ण रेखा नदी पर, झारखंड में। चचाई जलप्रपात बिहंडू नदी, इसे बीहड़ नदी भी कहते हैं। चचाई प्रपात बिहंडू नदी, लिख लीजिएगा आता है तो। ये क्या है, एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। चचाई प्रपात बीहड़ नदी पर। धुआंधार प्रपात सब पढ़ते हैं, नर्मदा नदी पर है, सबने पढ़ा होगा ये। अब देखिए बूढ़ा घाघ प्रपात, इसे लोध जलप्रपात भी कहते हैं। क्या, लोध जलप्रपात भी बूढ़ा घाघ प्रपात को ही कहते हैं। ये कांची नदी पर नहीं, बूढ़ी नदी पर है, बूढ़ी नदी। तो देखिए इतने लो प्रोफाइल वाले हैं ना, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकता था। और देखिए हुंडरू सबको पता है, धुआंधार सबको पता है, यानी आंसर या तो क्या होना चाहिए, या तो ये होना चाहिए, या तो ये होना चाहिए। अब मुझे बताइए, एग्जामिनर के लिए बिहंडू नाम ढूंढ के लाना कितना कठिन है। अगर ये बिहंडू सही नहीं है तो वो ढूंढ के कहाँ से लाया इस बिहंडू को। मुझे कभी बिहंडू नदी सुनी ही नहीं है मैंने, बट मैंने इस लॉजिक से अप्लाई किया कि कांची नदी नाम ढूंढना उसके लिए फ्रेम कर सकता है कांची का, लेकिन बिहंडू तो वो भाई अपने दिमाग से फ्रेम नहीं कर सकता। वो कहीं से सच में इसे ढूंढ के लाया है जहां पर सही होगा, इसलिए मैंने चचाई को बिहंडू नदी में मिलाया था। मतलब मैं ये लॉजिक भी अप्लाई करता हूँ एग्जाम में, कि अगर कोई नाम बहुत ही अनसुना हो ना एग्जामिनर के लिए, तो वो आंसर में होने की संभावना उसकी बढ़ जाती है, ठीक है। मैंने कुछ ट्रिक थी इसकी, जब मैं लगातार प्रैक्टिस करते तो ऐसी चीज़ें आपकी डेवलप होते जाती है। मतलब अब देखिए आप खुद सोचिए, बिहंडू नदी वो खुद से तो ढूंढ के लाएगा नहीं कहीं से, जब उसे मतलब अपने दिमाग में कभी फ्रेम नहीं कर सकता। उससे सच में किताब में देखा होगा उसने, कहीं जहाँ से क्वेश्चन बना होगा, फिर चचाई जलप्रपात बिहंडू नदी पर होगा। ऐसा हमेशा नहीं, सही जगह नहीं होगा, लेकिन मैं एग्जाम में कैसे ना आने पर भी सॉल्व करें, वो सब चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर क्या है, ये गलत दिया गया है, ठीक है। बाकी सब ये सही है। आपके नोट्स में चचाई जलप्रपात बिहंडू नदी नहीं है तो लिख लीजिए ये एमपी में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर से आ गया कि राज्य और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। मुझे हर राज्य की प्रतिनिधित्व याद नहीं है, हर राज्य की राज्यसभा में कितनी सीटें याद नहीं है, बट मुझे एक दो कुछ मैंने याद किए हैं ट्रिक से। कुछ से ही मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। मुझे इसमें केवल पंजाब की याद थी और गुजरात का याद था।
गुजरात का याद था और पंजाब का याद था, ठीक है। तो मैं इससे सॉल्व करके ले गया था, ठीक है। तो पंजाब को मैंने आपको एक, अगर आप इस पीवाईक्यू की सीरीज में बने हैं तो मैंने आपको पंजाब की राज्यसभा सीटें याद कराने के लिए क्या ट्रिक बताई, 13-7, 13-7, 7 से बन गया 7, यानी 13 क्या है, 13 तो इसकी लोकसभा की सीटें हैं और 7 है इसकी राज्यसभा की सीटें। पंजाब में क्या 13-7, 13-7, 13 क्या हो गई लोकसभा सीटें और राज्यसभा सीटें हो गई 7। तो पंजाब का क्या 13-7 से मैंने 7 सीटें निकाली। गुजरात में क्या होता, आपने 26-11 के दंगे सुने हैं, 26-11 के दंगे सुने हैं, तो मैंने ये 26-11 से ये गुजरात को याद किया। इसमें है 26 है लोकसभा की सीट है, शायद 26 ही है, हाँ लोकसभा की चेक कर लीजिए, बट राज्यसभा की तो 110% 11 सीटें हैं। आपको राज्यसभा की करनी है तो 26-11 की ट्रिक से मैंने ये गुजरात की राज्यसभा सीटें याद की, और मुझे किसी की याद नहीं है। तो अब मैं देखता हूँ आंसर क्या है। देखिए ए का, डी का क्या है 7 है, यानी डी का 2, या तो ये होगा आंसर, और गुजरात की 11 है यानी बी का 3। अभी भी नहीं बना हमारा आंसर, अभी भी नहीं बना। अब मैं कोई भी इस वजह से मुझे एग्जैक्ट आंसर इसका आता है नहीं, तो आप देख लेना, या तो राजस्थान और इसकी सीटें देख लेना, ठीक है। चलिए, मुझे 2 ही आती थी, मैंने सोचा था इस क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, बट फर्स्ट और थर्ड में अभी भी हम, फर्स्ट और लास्ट में क्या है आंसर आपको देख लेना है, ठीक है। मेरे ख्याल से राजस्थान में 10 सीटें हैं, आप फिर भी क्रॉस चेक कर लीजिएगा, अगर राजस्थान में 10 सीटें हैं तो आंसर ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए ठीक, कुछ भी मतलब पूरा क्वेश्चन ना भी सॉल्व हो, 50-50 तक भी अगर पहुंचे तो फिर मैं छोड़ के थोड़ी आता, या तो ए लगाता है तो डी लगाता है इसमें मैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि, हाँ ये फिर से अच्छा प्रश्न है। ब्रिटिश इंडिया जब शासन चल रहा था उस दौरान किस एक्ट के द्वारा ये विभाग या विभागीय पद्धति वाली जो भी प्रोविजन है ना, जो हम पोर्टफोलियो प्रोविजन कहते हैं, क्या पोर्टफोलियो वाली व्यवस्था कहते हैं, पोर्टफोलियो, यह व्यवस्था किस अधिनियम के अंतर्गत आई, जो हम पिट्स का इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, ये सब चीजें पढ़ते हैं, तो किससे आई है, ये आई थी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 से, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से लॉर्ड केनिंग ने ये पोर्टफोलियो व्यवस्था लाया था। विभागीय का मतलब आपको मुझे विभागीय समझ नहीं आया तो मैंने इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ा था, पता है यहाँ पे लिखा है पोर्टफोलियो, क्योंकि मैंने पोर्टफोलियो शब्द सुना था, इसलिए मैं इसको सही कर पाया। पढ़ लीजिए, अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो उसको दोनों भाषाओं में आपको पढ़ सकते हैं। तो पोर्टफोलियो सिस्टम 1861 के एक्ट से आया था, ठीक है। चलिए अच्छा है। अब देखिए वैश्विक शांति सूचकांक, ये 2021 का पूछा, छोड़िए इसे, आप मुझे 2000 करंट का जो भी 2022-23 में आया होगा या 2024 में जब भी आया, उसमें भारत की स्थिति बतानी है आपको। भारत वर्ल्ड पीस इंडेक्स में कहाँ पर रिलाई करता है वो बताना है, और ये वर्ल्ड पीस इंडेक्स कौन जारी करता है। 2 क्वेश्चन, अगर आप पार्टिसिपेट करिएगा इसमें, आपको जो भी आप समझते हैं गूगल में जाइए, सर्च करिए, देखिए इंडिया की क्या स्थिति है और कौन इसे जारी करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से ये भी अच्छा प्रश्न है, ध्यान से बनाते हैं इसे, ठीक है। फिर से पीवाईक्यू का प्रश्न आ गया, पिछले वीडियो में ही मैंने कराया, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है, कराया था ना 1982 में। तो देखिए ना, एक ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है सब जगह ना, तो मतलब ये महत्वपूर्ण है, करिए। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है 1982 में। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान, ये नई दिल्ली में ही है, इसे टेरी कहते हैं, टेरी एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है, नई दिल्ली में ही है, ठीक है। चलिए, लेकिन केंद्रीय शस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान, ये यहाँ के एग्जाम्स में भी बना है, आप देख लीजिएगा, केंद्रीय शस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान, ये है झांसी में। बस इसे करना है, लेकिन आपको नोट्स में लिखना है, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, और ये केंद्रीय शस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी में है, उसी टाइम पे याद करना है, फिर बाद में आपके लिए ये कठिन नहीं बचेगा। और अंतर्राष्ट्रीय शस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, नैरोबी केन्या में है, नैरोबी केन्या में, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, नैरोबी से क्या याद आ रहा है भाई आपको, नैरोबी केन्या से क्या, यूएनईपी का हेडक्वार्टर, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी नैरोबी में ही है, याद रहेगा, 1972 में ये स्थापित हुआ था। यूएनईपी का हेडक्वार्टर, ये भी नैरोबी कहाँ, केन्या में ही है, केन्या की राजधानी नैरोबी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, ठीक। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ जो भी वो हैं रामसार साइट्स हैं, कुछ कुछ बताने की कोशिश करता हूँ, आपको कुछ कुछ तो याद करके जाने, ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन एलिमिनेट कर पाए। देखिए रामसार साइट्स की बात की जाए तो पहली बार रामसार अधिवेशन कब हुआ, 2 फरवरी 1971 को, कहाँ हुआ, ईरान के रामसार शहर में रामसार कन्वेंशन हुआ था। लागू कब हुआ, ये लागू हुआ 1975 में, 1975 में। भारत कब शामिल हुआ इसमें, 1982। तो देखिए भारत स्टार्टिंग में ही शामिल नहीं हो गया था, इस दिन 71 में कन्वेंशन हुआ, 75 में लागू हुआ, 82 में भारत शामिल हुआ, इतना याद रहेगा। और 2 फरवरी को हम जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं, इसी सेंस में मनाते हैं। अब भारत में वर्तमान में 80 साइट्स हैं, अब ये बढ़ते रहती हैं, ये कभी नहीं पूछेगा कितनी है करके, 80 हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा है तमिलनाडु में 16, तमिलनाडु में कितनी है 16, फिर है यूपी में कितनी है 10 है, इतना भी याद रहेगा, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में, फिर यूपी में 10।
अब मैं आपको 80 तो याद कराऊंगा नहीं, कुछ कुछ पहले देखिए, इसमें से देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में 10 है ना, तो यूपी के 10 हम एक ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं। समन, सरसई, संधि, समसपुर, ये है ट्रिक एक। क्या समन, मैंने क्या बोला? समन, सरसई, संधि, समसपुर। तो ये 4 स्थल हो गए रामसार। एक तो समन बर्ड सेंचुरी, सरसई बर्ड सेंचुरी, संडी बर्ड सेंचुरी, और समन, सरसई, संडी, समसपुर, समसपुर बर्ड सेंचुरी। ये 4 तो याद होगी ना? क्या कहा? समन, सरसई, संधि, समसपुर। इससे 4 रामसार स्थल हमने वहां के याद कर लीजिए। देखिए, तो समन भी है, सूर सरोवर भी है। सूर सरोवर भी कहाँ है? ये भी यूपी में ही है। तो सूर सरोवर यूपी में है, समसपुर मैंने बता ही दिया, सरसई ये भी यूपी में है। पर सुरिनसर मानसर ये कहाँ है? सुरिनसर मानसर जम्मू एंड कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में 4 हैं। एक तो सुरिनसर मानसर है, एक है होकेरा, होकेरा वेटलैंड है। सुरिनसर मानसर, होकेरा हो गई, और वूलर झील हो गई। 5 है सॉरी जम्मू कश्मीर। सुरिनसर मानसर 1, होकेरा वेटलैंड 2, वूलर झील 3, और हाइगम और सालबुग ये लेटेस्ट जुड़े हैं। हाइगम और सालबुग। अब ये नाम ये आएंगे नहीं, मुझे नहीं लगता ये आएंगे, क्योंकि ये तो बहुत लो प्रोफाइल। वूलर झील जैसी चीज़ें आ सकती हैं, होकेरा आ सकता है, सुरिनसर मानसर आ सकता है। तो ठीक है, अभी और स्टेट्स के अस्तित्व में याद कराऊंगा नहीं, जैसे जो जो दो साथ में आते रहेंगे हम वहीं पर उन्हें कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। तो इसका आंसर सुरिनसर मानसर कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर। चलिए, बट जो भी मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी, कब लागू हुआ, कब भारत हुआ, ये सब भी आपको याद रखना पड़ेगा। और रामसार कहाँ है? ईरान में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कितना अच्छा प्रश्न आ गया है। आपको राज्यों को उनकी स्थापना के आधार पर कालानुक्रम में लगाना है, कौन राज्य कब स्थापित हुआ। सबसे पहले आप क्या आइडेंटिफाई कर पाएंगे? सबसे बाद में कौन हुआ? तेलंगाना। ये तो बना ही पाएंगे, 2014 में सबसे बाद में तेलंगाना राज्य बना, ये तो कर ही पाओगे ना। तो देखिए, सबसे लास्ट में 2 आना चाहिए भाई, 2 इसमें भी नहीं है, या तो ये होना चाहिए आंसर, या तो ये होना चाहिए। बस केवल तेलंगाना से आपको 50-50 पहुंचे। अब कुछ नहीं आता तो तुक्का लगा दो इसमें से। मैं कहता हूँ 50-50 में से के बाद बैक नहीं करना है, कुछ ना कुछ तुक्का लगाना ही है 50-50 के बाद। प्योर तुक्का भी होगा चल जाएगा, बट 50-50 में आप अगर श्योर हैं फिर तुक्का लगाना ही है। ठीक है, चलिए। तो देखिए कुछ कुछ कर लेते हैं भाई हमारा। मैं कहता हूँ 28 के 28 राज्यों की मत करिए, बट उनमें से जो जो आ रहे हैं वो तो करिए। अब अगले एग्जाम में गोवा आएगा, आपको गोवा याद है तो कुछ तो काट पीट कर पाएंगे आप उसमें। इसे ही कहते हैं जो बहुत बड़ी लिस्ट है उसमें से अगर आपको कुछ कुछ चीज़ें भी याद हो तो एलिमिनेट कर पाओगे आप चीज़ों। तो गोवा हमको सबको पता है 30 मई 1987 को ये पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था गोवा को। और गोवा किसके नियंत्रण में था? गोवा था पुर्तगाल के नियंत्रण में। आपको एक चीज़ और सिखा देता हूँ मैं यहाँ पर, बहुत अच्छी चीज़ है। ये भारत का मैप है, साउदर्न मैप है। ये पश्चिमी तट है, ये पूर्वी तट है। तो पश्चिमी तट के जो भी इलाके थे, अधिकांश इलाके वो पुर्तगाल के नियंत्रण में थे। आपको कभी क्या कहते? ये कहते गोवा कह दिया, कभी कभी दमन और दीव कह दिया। इस साइड ही है ना दमन और दीव भी, ये भी इनके नियंत्रण में था। कभी कोचीन कह दिया, ये भी पुर्तगालियों के नियंत्रण। आपको ट्रिक बता रहा हूँ। और अगर जो भी पूर्वी ओर की चीज़ें हैं वो फ्रांसीसियों के नियंत्रण में, जैसे कि चंद्रगिरी हो गया वो इनके नियंत्रण में था। जैसे कि पुडुचेरी हो गया वो फ्रांसीसियों के नियंत्रण में था। समझ रहे हैं आप? तो जो भी यहाँ की चीज़ें हैं वो अधिकांशतः 2-2 चीज़ें ही हैं सबकी। ठीक है, तो दमन और दीव हो गया, गोवा हो गया, ये किसके नियंत्रण में थे? ये थे पुर्तगालियों के नियंत्रण। और उधर साइड की, पूर्वी साइड की क्या क्या बताई मैंने? पुडुचेरी हो गया और चंद्रगिरी हो गया, ये फ्रांसीसियों के नियंत्रण में थे। तो देखिए हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। ये बना था 2014 में। गोवा 1987 मैंने आपको बताया, 1987 में। ये 2014। अब आपको पता है झारखंड कब? 3 राज्य बने थे 2000 में। एक तो उत्तराखंड बना था, एक छत्तीसगढ़ बना था और एक झारखंड। तो ये तीनों बने थे 2000 में, भूलना मत, बार बार करें। और हरियाणा बना था 1966 में, अर्ली राज्य था ये, मतलब जल्दी बन गया था। तो बस आपको ये 4 ही भी याद है ना। अगला जो भी एग्जाम में स्टेट पूछेगा उनमें से इन चारों में से एक तो होना ही है, यानी आप 50-50 कुछ ना कुछ लॉजिक लगा पाओगे। ठीक है, तो गोवा 1987 में, यानी सबसे पहले कौन बना है? हरियाणा बना है, यानी चौथा सबसे पहले आएगा। इनमें चौथा है ही। फिर चौथे के बाद गोवा आना चाहिए, यानी पहला आना चाहिए, यानी आंसर ये है हमारा। सबसे पहले हरियाणा 66 में, फिर गोवा 87 में, झारखंड 2000 में, तेलंगाना 2014। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सुगम्य भारत अभियान क्या कह रहा है? सुगम्य भारत अभियान ये किससे संबंधित है? बल तो जो दिव्यांग व्यक्ति है ना, दिव्यांग व्यक्ति, उनसे संबंधित है। सुगम्य भारत अभियान कब लॉन्च हुआ? 2015। कुछ याद नहीं करना इसमें, बस इतना ही याद करना। सुगम्य भारत अभियान दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित है और कब लॉन्च हुआ? 2015 में ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये फिर से अच्छा, यही क्वेश्चन मैंने आपको यूपी के भी एक एग्जाम में कराया था, यूपी के 2023 के एग्जाम में कराया था मेरे ख्याल से। तो देखिए ये क्वेश्चन कर लीजिए, दूसरी बार आने लग गया, तो ये अब एक बार हमें कर लेना।
देखिए, मुझे एक ही आती थी इसमें से, चतुर्दंडी प्रकाशिका वेंकटमखी की बने पड़ी थी, तो वेंकटरमन नाम दिया है यहाँ पर। चतुर्दंडी प्रकाशिका वेंकटरमन की है, हाँ, तो इससे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। मुझे एक ही भी आती है, तो चतुर्दंडी प्रकाशिका यानी 1 का 2, डी का 2, बस बन गया, आंसर निकल गया। इसीलिए कुछ तो याद करके जाइए, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। अब चारों याद करनी पड़ेंगी अभी, ठीक है। तो चतुर्दंडी प्रकाशिका वेंकटरमन की, रागमाला किसकी है? पुंडरीक विट्ठल की। रस कौमुदी किसकी है? श्रीकंठ की है। राग विबोध है सोमनाथ की। सीधे याद हो जाएंगे? नहीं होंगे, बार बार लिखना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा। रागमाला पुंडरीक विट्ठल की, रस कौमुदी श्रीकंठ की, राग विबोध सोमनाथ की, और चतुर्दंडी प्रकाशिका वेंकट रमन या वेंकटमखी। एक बार फिर से बोलिए, रागमाला पुंडरीक विट्ठल की, रस कौमुदी श्रीकंठ की, राग विबोध सोमनाथ की, और चतुर्दंडी प्रकाशिका वेंकटमखी या वेंकटरमन की। ठीक है, चलिए, हो गया याद? बिना याद करे आगे मत जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, अच्छा प्रश्न, फिर से वही जो रैंडम कहोगे आप एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन पहले से प्रिपेयर करके जाना। जो पीसी होटा कमेटी है, किससे जुड़ी है? सिविल सेवाओं में सुधार से संबंधित। पहला प्रश्न तो यही बन गया कि सिविल सेवाओं में सुधार, या पीसी होता समिति किससे संबंधित है? तो सिविल सेवाओं में सुधार से। कब बनी? 2004 में। सिंपल है, 2004 नहीं भी करते हो, मैं तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं मानता संत को, मैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ कि पीसी होटा समिति सिविल सेवाओं में सुधार से संबंधित। और सिविल सर्विस डे कब मनाते हैं? 21 अप्रैल को। सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है 21 अप्रैल को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फिर से बहुत ही सरल क्वेश्चन। कोई आप में से कोई है जो ये सही नहीं कर पाएगा? सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन? यूपी। अभी तो 2011 की जनसंख्या के हिसाब से लेंगे, सबसे पहले यूपी, फिर महाराष्ट्र। सबसे पहले यूपी, फिर महाराष्ट्र में है, फिर बिहार में है, फिर पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में। तो 2011 की जनगणना से क्या क्या चीज़ महत्वपूर्ण है सब बता दिया मैंने। मतलब आ रही है ना धीरे धीरे। साक्षरता का क्वेश्चन आया हमारा, लिंगानुपात का क्वेश्चन आया हमारा, और जनसंख्या वृद्धि दर का क्वेश्चन आया हमारा, अब जनसंख्या वाला आ गया। तो सब यहाँ पर क्लियर होते जाएगा, बस आप नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये अच्छी ट्रिक समझाने वाला हूँ कि काला सागर से कौन कौन से देश लगते हैं, उसकी एक ट्रिक है, याद रखेंगे, ठीक है। आप सब याद रखेंगे। तो काला सागर कहाँ पर है? सबको पता है यूरोप में काला सागर स्थित है। तो काला सागर से कौन कौन से देश लगते हैं, उसकी एक ट्रिक है। ट्रिक याद कराता हूँ। ये है हमारा काला सागर, कुछ ऐसा है। तो इससे लगने वालों की ट्रिक है, देश जो जो इससे लगते हैं वो है ट्रिक रूबर्ट जी। क्या? रूबर्ट जी। पहले तो ट्रिक याद कर लीजिए, रूबर्ट जी, रूबर्ट जी, रूबर्ट जी। अब देखते हैं, डिकोड करते हैं इसे। आर से, र से हो गया रशिया, रूस। आर से, यू से हो गया यूक्रेन, बी से हो गया बुल्गारिया, बुल्गारिया। अब अगर आपको खाली ट्रिक याद करके जाएंगे, कंट्री याद नहीं करेंगे, तो भाई बी से तो बेलारूस भी होता है, बेलारूस लगा के आ जाओगे क्या? नहीं, बुल्गारिया है वो। तो इसलिए ट्रिक को तब ले जाना है जब आपको कंट्रीज याद हो साथ में। आर से क्या हो गया भाई? रूबर्ट। आर से हो गया रोमानिया, रोमानिया। टी से हो गया तुर्की, और जी से हो गया जॉर्जिया। अब बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भैया, सीधे याद नहीं होगा, बट जब याद हो जाएगा तो मजा बहुत आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने। काला सागर से लगने वाले देशों की ट्रिक है रूबर्ट जी। आर से रूस, यूक्रेन, बुल्गारिया, रोमानिया, टर्की और जॉर्जिया। जो भी क्वेश्चन आएंगे मैं उसके साथ आपको सब कराऊंगा, ट्रिक भी कराऊंगा, बट क्वेश्चन आएगा फिर आपका बहुत अच्छा खासा तैयार होगा। यहाँ पर केवल पीवाई की नहीं कर रहे हो आप, पूरी वर्ल्ड मैपिंग मेरे साथ कर रहे हो, पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सब मेरे साथ कर रहे हो, ठीक है। तो ट्रिक याद हो गई, रूबर्ट जी। क्या? रूस, यूक्रेन, बुल्गारिया, रोमानिया, टर्की और जॉर्जिया। तो टर्की था भाई, था टी से। बुल्गारिया था, हाँ था बी से। जॉर्जिया था, हाँ था जी से। बट सीरिया कहाँ से आ गया भाई? सीरिया नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या इसका? कौन नहीं लगता है? सीरिया नहीं लगता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मेरे ख्याल से ऐसे ही हम आगे को भी बढ़ते रहेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी तो इसको अपने साथियों के साथ साझा करिए, लाइक करिए, और अन्य जो भी प्रक्रियाएं आपके हाथ में है वो सब करने की कोशिश कीजिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।